जन स्वराज पार्टी इस मामले में अलग इसलिए है क्योंकि ये पहली बार है कि जन स्वराज पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव एक पार्टी की तरह सारे 243 सीटों पर लड़ रही है। और इसीलिए भी हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया जनवरी के महीने से ही शुरू हो गई थी। आप सब जानते हैं कि जनवरी से ही हमने हर विधानसभा के लिए प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया था। उस दिशा में जो डेफिनेटिव निश्चित रूप से जो कदम लिया गया अभी वो था कि 2 अगस्त से 22 अगस्त तक चुनाव की पहली प्रक्रिया जनसुराज में शुरू हुई। ये हमारे चुनाव चयन प्रक्रिया का पहला चरण था। इसी बीच में हम सबको ये भी पता चल गया कि हमारी कमजोरियां कहां हैं और हमारी मजबूती कहां है। मैं चाहता हूं कि इन सब के बारे में और आगे आने वाले कार्यक्रम के बारे में हम इस चर्चा को आज सीमित रखें और मैं निवेदन करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको और भी जानकारी दें। सर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। नमस्कार मित्रों, जैसा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं टिकट के अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने में, तो मैं ये कहते हुए शुरू करूं कि जन स्वराज पार्टी एक टिकट बांटने वाली पार्टी नहीं है, ये बदलाव करने वाली पार्टी है। और इसलिए हम लोगों पर जो जिम्मेदारी है वो अन्य दलों से बहुत ज़्यादा है। करोड़ों लोग आज बिहार में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब उन्हें वो मौका मिले जो आने वाले 2 महीनों में मिलेगा उन्हें, कि वो बिहार में एक परिवर्तन लाएं, एक बदलाव कर दें। तो वैसे में उन सब की निगाहें जन स्वराज की तरफ हैं कि हम लोग किस तरह के प्रत्याशी उनके क्षेत्रों में भेजते हैं। इसलिए ये काम बहुत ही हमारे लिए कठिन जटिल हो गया है। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग 2 तारीख से निरंतर इस काम में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंचते हैं वैसे वैसे कोई नई बात, नई ख्याल किसी न किसी के दिमाग में आ जाता है। और जब हमने जिला से लोगों को बुलाकर यहाँ करीब करीब अपनी प्रक्रिया समाप्त कर ली थी और ये सोचा था कि अब इनको संगठित करें, तो किसी के दिमाग में ख्याल आया कि हम इसे और एक स्तर नीचे उतार दें और अब ये विधानसभा के स्तर पे प्रखंडों से और पंचायतों से लोगों को बुलाकर उनसे उनकी राय मशवरा पूछी जा रही है। बहुत अंतर नहीं होगा जो यहाँ हमें खबर मिली है या वो जो बताएंगे, लेकिन इससे ये ज़रूर होगा कि सबको लगेगा कि सबकी सहभागिता है पार्टियों के उम्मीदवारों के चयन करने में। और इस बीच में क्योंकि हमारे पार्टी की रोज़ लोकप्रियता बढ़ जाती है, तो एक नई समस्या कहें या अवसर कहें हमारे सामने रोज़ आता है कि बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार जो आज तक हमारे दल के साथ नहीं जुड़े हुए थे वो भी दस्तक देने लगते हैं, आने लगते हैं कि भाई हमें भी मौका मिले। अब उन्हें निराश करते हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है कि करीब करीब हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम लोग उन्हीं लोगों में से चयन करना चाहेंगे जिन लोगों ने पहले से अपना कंधा लगाया है जन स्वराज को यहाँ तक पहुँचाने में। अपवाद के तौर पे हो सकता है कि एक आध जगह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हम अपने बीच में से ही चुनेंगे।
ये मैं आप लोगों से वार्ता के समय एक अवसर मैं समझता हूँ है अपने लोगों को बतलाने का। ये तो जाहिर सी बात है कि एक विधानसभा से एक ही व्यक्ति को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों की नज़र में जितने लोग हैं जिन्होंने आवेदन दिया है चुनाव लड़ने के लिए, जिन्होंने नहीं भी दिया है, वो सारे के सारे शायद हमारे प्रत्याशियों से कहीं ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, हमारी निगाह चुनाव के बाद के समय का है, उस पे है। हमारा सारा निगाह भी सिर्फ चुनाव जीत जाने पर नहीं है। क्योंकि जिस बदलाव की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, जिस बदलाव की भावना से बिहार के लोग हमारे साथ चल रहे हैं, वो बदलाव तभी पूरा हो सकता है जब एक बहुत सशक्त राजनीतिक दल, एक राजनीतिक संगठन खड़ा हो जाए। क्योंकि सरकार की नीतियों की आज भी कमी नहीं है। सरकार की नीतियों को, सरकार के मंशा को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उनका लाभ दिलाने के लिए ये आवश्यक होगा कि हमारे पास एक बहुत मजबूत संगठन हो। और इसी संदर्भ में मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ से जो लड़ेंगे वो अच्छा है, लेकिन जो नहीं लड़ेंगे वो हमारे लिए उतने ही या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस विषय पे मुझे इतना ही कहना था। आरसीपी भाई, कुछ आपको और कहना है? ये अच्छा प्रश्न है और कल एक कंफ्यूजन भी हुआ और सुना कि बहुत जगह चल गया कि उनके लिए एक क्षेत्र की चर्चा होने लगी कि वहाँ से लड़ेंगे। वो किसी और प्रश्न पे क्या उत्तर दे रहे थे, लेकिन लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। पार्टी ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि प्रशांत किशोर जी लड़े या नहीं, और मुझे साझा करने में ये बात कोई भी हिचक नहीं है। देखिए, पार्टी के अंदर दो मत चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दोनों के अपने फायदा और नुकसान है। मैं इतना जरूर बता दूं कि आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के सूत्रधार अगर उनको कहा जाता है तो उसके पीछे कारण ये है कि जितने सहज तरीके से वो अपने लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, हम में से कोई नहीं कर सकता। आज जो उनकी सभाओं में एक जन सैलाब सी उभरती है, वो शायद हम में से और कोई जाए तो हमारे लिए इतनी भीड़ नहीं आए। लोग उनको सुनना चाहते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब बनारस की चुनाव लड़ रहे थे तो वहां भी जाके उनको 5 दिन बैठना पड़ा था। ऐसे में अगर हम लोग प्रशांत किशोर जी को कहीं भेजते हैं कि वो चुनाव लड़ें, तो उन्हें अपने क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए बंधना पड़ेगा। तो पार्टी को ये निर्णय लेनी पड़ेगी कि हम उनको उपयोग करना चाहते हैं कैंपेनिंग में, या उनको उपयोग करना चाहते हैं किसी एक जगह से लड़ने के लिए। जहां तक रह गई उनके लिए क्षेत्र की बात, 203 क्षेत्र उनके लिए उपलब्ध हैं। 243 में से 40 क्योंकि सुरक्षित हैं, इसलिए 203 सीटों में वो जहां लड़ना चाहें, वो मेरी और हमारे सभी सहयोगियों की जिम्मेदारी होगी कि वो वहां से विजयी होके आएंगे। इसलिए उनके कहां से लड़ेंगे ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वो लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, कब तक उम्मीदवारों आया है कि कौन सा घटक दल कितने सीटों पे लड़ेगा, तो वो उम्मीदवारों के चयन से तो बहुत दूर है। हम उससे पहले कर चुके होंगे, लेकिन आप सब जानते हैं अभी जो समय चल रहा है, ये भादों का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोगों का ही कहना है कि इस समय में हम लोग इतनी बड़ी घोषणा न करें। तो मुझे लगता है नवरात्र की शुरुआत जो 22 तारीख को होने वाली है, उसके आसपास हम लोग इसकी घोषणा करना शुरू करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जदयू के मनीष वर्मा का दावा है कि जन स्वराज एक भी सीट। मनीष वर्मा जी जो पहले IAS में थे, अरे साहब वो दाल चोर की बात यहाँ कहाँ करने लगे आप? उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगा दिया। मैं आप सुनिए मेरी बात, अब सुनिए, अब देखिए कैसे कैसे लोग कैसी टिप्पणियां करते हैं। आप मनीष वर्मा के बारे में क्या जानते हैं? आप मनीष वर्मा के बारे में ये तो जरूर जानते होंगे कि 2014 में दशहरा के समय में ये व्यक्ति पटना का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बावजूद घर में सो रहा था, या पता नहीं लाल पानी पी रहा था।
33 लोगों की मौत हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, राज्य की सरकार ने एसएसपी और मनीष वर्मा को दोषी पाया, उनकी तबादला हुई, उनकी शंटिंग हुई। और ये नीतीश कुमार जी पर एक और काला धब्बा है कि वैसे व्यक्ति को वो अपने पार्टी में लाकर एक जिम्मेदार जगह पर बिठाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जेडीयू कैसी पार्टी है। इतना ही नहीं, ठहर जाइए, ये मनीष वर्मा बिहार के काडर के अफसर नहीं है, मनीष वर्मा उड़ीसा काडर के अफसर हैं। और ये 2000 में आए थे आईएएस में। मैं इतना इसलिए जानता हूं कि जब मैं सांसद था तो ये पूर्णिया के डीएम थे, और मेरी आज तक किसी भी पदाधिकारी से कभी एक नोक झोंक नहीं हुई है, सिवाय एक इस व्यक्ति के जिसके खिलाफ मैंने लोकसभा में प्रिविलेज मोशन लाया था। ये ऐसा बददिमाग सा व्यक्ति है कि इसके खिलाफ उड़ीसा में एफआईआर हो चुका है। और एफआईआर करने वाले कौन है? एफआईआर करने वाले वहां के पुलिस के कर्मी थे। इसके खिलाफ दाल चोरी करने का, मिड डे मील स्कीम में चोरी करने का आरोप लगा, एफआईआर हुआ। राज्य की सरकार ने इसकी तबादला की और कहकर किया, इसके सीआर में लिखा। ऐसे तबादला नहीं हो गया कि रूटीन ट्रांसफर नहीं हो गया, इसका ट्रांसफर हुआ एज पनिशमेंट। उस स्कैंडल में, उस दाल के स्कैंडल में, मिड डे मील के स्कैंडल में वहां के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। ये ऐसा रंगीन व्यक्ति, और आज ये आके जनसुराज पे टिप्पणी कर रहा है। ये जदयू के लिए ये समझने का समय है कि वो किस किस तरह के लोगों को लाकर किस किस पद पे बिठा देता है, और फिर बिहार चलाने की बात करते हैं ये लोग। इसलिए नीतीश कुमार जी जिस भी अवस्था में हो, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए और गंभीरता से समझना चाहिए। वो स्वतंत्र हैं, किसको लाएं ना लाएं, उनकी पार्टी है, वो जाने। लेकिन बिहार के लोग तो ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के रंगे हुए लोगों को उन पे नहीं थोपा जाएगा। वो एक समय में उसका सदस्य था, बहुत अच्छे दिन याद आते हैं उसमें, जब वाजपेयी जी, अडवाणी जी की का राज था वहाँ। उसको पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। आज हो गई है वो पार्टी विद इंडिफरेंस। लोगों में, लोगों पे क्या बीत रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को ये मतलब नहीं रह गया। और किस बात को लेकर ये सड़क पे निकले हुए हास्यास्पद है। ये सारे के सारे मुझे लगता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के आए हैं। भाई हद करते हैं। एक मंच था, मंच पे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी, वो चढ़ गया, उसके मुंह में जो आया अटपटांग उसने बोल दिया, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। वहां कोई किसी दल का नेता नहीं था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कहने में कि हाँ महागठबंधन के नेता थे। बिल्कुल नहीं थे। वो दोषी नहीं है, उनको क्यों दोषी करार दिया जा रहा है? इस व्यक्ति पे जो कदम उठाना था सरकार को, वो उठा रही। और ये सब लोग जानते हैं कि अगर किसी ने अपशब्द बोल दिया तो लोग, हम सबकी प्रयास होगी, यहीं किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो हम सबका प्रयास ये होगा कि इस कमरे के बाहर वो बात ना जाए। अब आप सोचिए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको इश्यू बना रहे हैं देश भर के लिए। अपनी ही बातें याद कर लें, अपने घरेबान में देख लें कि जर्सी गाय किसको कह रहे थे, कांग्रेस की विधवा किसको कह रहे थे। अरे साहब वो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, और अन्य नेता नहीं, हिमाचल प्रदेश के जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने एक ऐसे शब्द का माइक पर पब्लिक मीटिंग में प्रयोग किया राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी जी तो कभी उसका एक इश्यू नहीं बनाया, और फिर वो इश्यू बना के, और देखिए मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को गलत नहीं कहा। यहां देखा मैंने वो दिलीप जायसवाल को, वो आदमी आंसुओं से रो रहा है। शायद उसके घर में किसी उसके रिश्तेदार के साथ कोई घटना हो जाए तो उसके आंख से आंसू ना आए, वो ऐसा आदमी है। और वो रो रहा है क्यों? तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उनको अपशब्द कहा गया था। ये नाटक करते हैं। आज एक महिला, गर्भवती महिला जिसका डिलीवरी होना था, उसका इन्होंने एम्बुलेंस रोक दिया। मालूम है क्या कहते
कि ये ड्राइवर एक अमुक जाति का है और हिंदू था वो, ये साफ कर दो, वो मुसलमान नहीं था, हिंदू जाति का एक ड्राइवर था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये उस अमुक जाति का ड्राइवर है, हम नहीं जाने देंगे। ये बिहार चलाते हैं, मजाक करते हैं।